तुम्हें पता है कि जापान में पीएम ही बदलने वाला है? आप कहेंगे नॉर्मल बात है, तो फिर लेट मी रिफ्रेश दिस। क्या आपको पता है कि जापान में अचानक से पीएम बदलने की बात उठ गई है? जी हाँ, जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने अपनी पार्टी की लीडरशिप छोड़ने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ पर इनके इस फैसले पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके टेन्योर में 13 महीने बचे हुए हैं ऑलरेडी। माने अगर वो चाहें तो अभी भी 13 महीने तक और पीएम बने रह सकते हैं। तो सवाल आता है कि भला ऐसा भी क्या हो गया है साहब कि कोई इंसान देश के पीएम पद को वक्त से पहले से छोड़ना चाहता है? नहीं, मतलब हमारे देश में तो कोई ग्राम प्रधान तक के पद को वक्त से पहले तो छोड़े, वक्त के बाद तक नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर फुमियो किशिदा ऐसा क्यों करना चाहते हैं? चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाता हूँ। फुमियो किशिदा रूलर पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के नेता हैं। ये वो पार्टी है साहब जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार चलाई। जापान में भी अपने देश की तरह रूलर पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ पर ये पार्टी अभी एलडीपी है, लेकिन ये एक चीज जो अलग है वो ये है कि यहाँ पर एलडीपी का नेता बदलता रहता है, क्योंकि एलडीपी में हर 3 साल बाद इंटरनल इलेक्शन होते हैं जिसमें नेता का चुनाव होता है। अगला इंटरनल इलेक्शन सितंबर 2024 में होना है। अब चूंकि इसमें किशिदा उम्मीदवार नहीं होंगे तो उनका नाम बैलेट पर नहीं होगा, यानी इस चुनाव के बाद कोई और इंसान एलडीपी का लीडर होगा। अब रूल के मुताबिक जो भी एलडीपी का नेता बनेगा वो देश का पीएम बनेगा। तो जैसे ही नया लीडर इलेक्ट होगा, किशिदा को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। मगर किशिदा बीच में कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए जरा दिमाग को खोल लीजिए। फुमियो किशिदा अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। कोविड-19 के दौर में उनके काम को सराहा भी गया, मगर पिछले कुछ सालों में उनकी पार्टी की इमेज को अच्छा खासा डेंट लगा है। एलडीपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगे, महंगाई और खराब इकोनॉमी की दिक्कतें अलग से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते किशिदा सरकार की अप्रूवल रेटिंग गिरी है। ऐसे में उस रेटिंग को सही करने के लिए फुमियो किशिदा ने खुद को वक्त से पहले पीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए समझा लिया है। पर क्या सिर्फ करप्शन और खराब इकोनॉमी की वजह से किसी देश के पीएम को हटाया जा सकता है? दरअसल बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं आपको ये दोनों पॉइंट जरा डिटेल में समझाता हूँ। करप्शन, देखिए पार्टी के नेताओं पर कई तरह के करप्शन के आरोप लगे। सबसे ज्यादा चर्चा में है चंदा चोरी स्कैम का। एलडीपी के अंदर कई गुट बने हुए हैं। ये रिवायत पार्टी बनने के साथ ही 1955 से चली आ रही है। इसमें सबसे ताकतवर गुट सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सरकारी पद की डिमांड करता है। फिर पार्टी के अंदर के गुट अपने अपने लेवल पर पार्टी के लिए चंदा जुटाने के लिए फंड रेज करते हैं। इसका सही लेखा जोखा पार्टी को देना होता है। अब दिक्कत यहीं पर है। आरोप है कि कई पार्टी के नेताओं ने चंदे का पैसा अपनी जेब में रख लिया है और इसका गलत लेखा जोखा पार्टी को सौंपा है। इसमें सबसे बदनाम शिंजो आबे गुट हुआ है। फिर जुलाई 2022 में आबे की हत्या के बाद ये गुट और मजबूत हुआ है। वो आबे के नाम पर लोगों से फंड मांगता है और उसे खा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुट के नेताओं पर 60 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। अब अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक तरह का स्कैम हुआ। इसके अलावा एलडीपी के सांसदों पर अवैध रूप से जमीन खरीदना, काम में कॉन्ट्रैक्ट देने में फेवर करने जैसे आरोप भी लगे। जैसे 2017 में एक जमीन की खरीद से जुड़े मामले में शिंजो आबे का नाम भी उछाला गया था। शिंजो आबे पर अपने गुट के लोगों को करप्शन केस से बचाने के लिए जुडिशरी में छेड़छाड़ के आरोप भी लगे। आरोप ये भी है कि आबे जुडिशरी में ऐसे लोगों के रिटायरमेंट की तारीख बढ़ाना चाहते थे जो उनके करीब हैं। इससे उनका फायदा ये है कि उनकी पार्टी के जिन लोगों पर करप्शन का केस है उसे वो लोग आसानी से रफा दफा कर सकते हैं। अब जब तक ये काम चोरी छुपे चल रहा था तो ठीक था, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा देर सवेर भरता ही है। और जब ये स्कैम छुपाने के लिए जुडिशरी से छेड़छाड़ सामने आई तो पार्टी की इमेज साहब क्या बनी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। वैसे तो ये पार्टी की छवि खराब करने की एक वजह हुई ना, तो चलिए अब दूसरी वजह पर भी चलते हैं। दूसरी वजह है खराब इकोनॉमी। जापान की इकोनॉमी लगातार खराब होती जा रही है। पिछले 2 सालों में देश की जीडीपी में कंपैरेटिवली काफी खराब हुई है। फरवरी 2024 में जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी से चौथे नंबर पर आ गया है। क्योंकि एलडीपी ही पावर में है, इसलिए 3 से 4 आने का दोष भी पार्टी को ही गया। अब नंबर 3 पर जापान की जगह जर्मनी है और जापान के ठीक नीचे यानी नंबर 5 पर कोई और नहीं बल्कि इंडिया ही है। और इंडिया और जापान की इकोनॉमी में ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि फोर्ब्स के मुताबिक जापान की इकोनॉमी 4.11 ट्रिलियन डॉलर है तो इंडिया की 3.94 ट्रिलियन डॉलर। ऐसे में जापान ने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो इंडिया से पीछे होकर नंबर 5 पर खिसक सकता है।
और इंडिया फिर नंबर 4 पर आ जाएगा। अब वैसे हम इंडिया वाले तो यही चाहेंगे कि हम ऊपर की तरफ बढ़े, पर सवाल ये भी तो है कि जिन वजह से एलडीपी की इमेज खराब हुई है उसे ठीक करने के लिए फुमियो किशिदा क्या कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने कई मंत्रियों को सरकार और नेताओं की पार्टी से छुट्टी कर दी है। साथ ही पार्टी के अंदर मौजूद ऐसे कई गुटों को खत्म किया जिन पर चंदा चोरी के आरोप लगते थे। गुट तो खत्म कर दिए, पर क्या स्कैम पर कुछ करेंगे, ये भी एक सवाल है। दूसरा, किशिदा ने पॉलिटिकल फंड राइजिंग के लिए कानून सख्त कर दिए। इसके अलावा कुछ मौकों पर किशिदा करप्शन के लिए जनता से पब्लिक में जाकर सबके सामने माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन सोचो, जब कोई इंसान एक ग्राम प्रधान का पद तक इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है, तो फिर क्या किशिदा पीएम की कुर्सी सिर्फ इसके लिए छोड़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता साहब। ऐसा इसलिए क्योंकि इमेज सही करने के लिए इतना कुछ करने के बाद भी बात नहीं बनी। इससे अलग पार्टी में किशिदा के खिलाफ अंदर ही अंदर कई गुट बन गए हैं और उनका गुट पिछड़ता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वक्त किशिदा का गुट पार्टी के अंदर नंबर 4 पोजीशन पर है। वैसे बात तो अप्रैल में ही क्लियर हो गई थी कि पार्टी के अंदर किशिदा की हालत कैसी है। दरअसल अप्रैल 2024 में हुए बाई इलेक्शन में पार्टी ने तीनों सीटें गंवा दी। इससे फिर किशिदा की लीडरशिप पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और अब बात ये चल रही थी कि अब जो इलेक्शन होंगे उसमें किशिदा का हारना तय है। ऐसे में किशिदा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही इस पोजीशन से हटने का फैसला लिया है। जल्दी हटने से किशिदा की अपनी इमेज को भी काफी फायदे मिलने वाले हैं। इसके ऊपर से पार्टी के लिए शहीद वाली इमेज भी बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि किशिदा नहीं तो कौन? वैसे ये इंडिया के लिहाज से भी सुना सुना सा लगता है ना। खैर, पहले जापान पर ही रहते हैं। अब वैसे कई नाम उभरे हैं जो एलडीपी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं। कुछ नामों पर बात करेंगे, उसके बाद बात करते हैं ये एलडीपी इतनी ताकतवर बनी कैसे। सबसे पहला नाम आता है शिगेरू इशिबा का। 4 बार पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हैं। सितंबर 2007 से अगस्त 2008 तक जापान के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और फिलहाल ओपिनियन पोल्स में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। शिनजिरो कोइजुमी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री चला चुके हैं, ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनके पिता जुनिचिरो कोइजुमी 2001 से 2006 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर भी थे। तोशिमित्सु मोतेगी एलडीपी के सेक्रेटरी जनरल हैं, फॉरेन ट्रेड और इकोनॉमी मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं। इनका नाम भी आगे चल रहा है। नाउ, कौन है फुमियो किशिदा? अब किशिदा के बाद कौन आएगा इस पर तो बात हो गई, लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि कौन है फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा की पैदाइश जुलाई 1957 की है और उनके पिता फुमितके किशिदा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ऑफिसर थे। किशिदा का परिवार मेनली हिरोशिमा का था। वो छुट्टियों में वहां जाते थे। उनके ग्रैंड पेरेंट्स हिरोशिमा में गिराए गए बम में मारे गए थे। इसके बाद जब किशिदा के पिता अमेरिका शिफ्ट हुए तो उन्हें भी परिवार के साथ वहां जाना पड़ा। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में काम किया, फिर राजनीति का रुख लिया। 1993 में पहली बार संसद पहुंचे। उन्हें 2008 में तत्कालीन पीएम यासुओ फुकुदा की कैबिनेट में जगह मिली। उन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड सेफ्टी मिनिस्ट्री संभाली। इसके बाद 2012 में शिंजो आबे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनकी सरकार में किशिदा को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाता है। वो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबे वक्त तक जापान के फॉरेन मिनिस्टर रहे। इसके बाद 2021 से पार्टी के अध्यक्ष और देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। चुनाव का प्रोसेस क्या है? अब जब किशिदा की बात हो ही गई है तो जरा एलडीपी के इलेक्शन पर आते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जिससे देश का पीएम बदलने वाला है। एलडीपी के इंटरनल इलेक्शन में सांसद और पार्टी के रजिस्टर्ड वर्कर्स वोट डालते हैं। एक सांसद का वोट काउंट 1 है, जबकि वर्कर्स को सांसदों के टोटल नंबर्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। जापान की पार्लियामेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसलर्स कहा जाता है, जिसके अंदर टोटल 248 मेंबर्स हैं, जबकि लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 465 मेंबर्स हैं। अब मान लो कि अगर किसी कैंडिडेट को पहले राउंड में मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर दूसरे राउंड की वोटिंग कराई जाती है। दूसरे राउंड में पहले राउंड के टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होता है। एलडीपी के पास दोनों हाउसेस को मिलाकर 369 मेंबर्स हैं। रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स की नंबर की बात करें तो वो केवल 11 लाख और ये सब वोटिंग करते हैं। अब जब वोटिंग के बाद किसी को मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो नेता बनता है, एलडीपी का लीडर बनता है। अब जैसे ही एलडीपी नया लीडर चुन लेगी, वैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जॉइंट बैठक बुलाई जाएगी। उसमें सभी सांसद वोट डालेंगे। जो भी कैंडिडेट वहां पर बहुमत हासिल करेगा उसको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलेगी। एलडीपी के पास दोनों सदनों में बहुमत है, इसलिए उसके नेता का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। एलडीपी इतनी ताकतवर कैसे बनी? देखिए, 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया। इसके बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया।
इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। 1947 में जापान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया और फिर उसी साल इलेक्शन हुए जिसमें तेत्सु कातायामा देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो जापान की सोशलिस्ट पार्टी से आते थे, लेकिन उनकी सरकार एक साल भी नहीं चल पाई। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के हितोशी आशिदा ने देश की कमान संभाली। जापान अभी अभी एक बड़ी जंग से बाहर निकला था, तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। सब अपने अपने तरीके से इसे आगे लेकर जाना चाहते थे। सबको अपना कंट्रोल जापान पर लगाना था। फिर आता है 1955 का साल। जापान की दो बड़ी कंजर्वेटिव पार्टी साथ आती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हातोयामा और लिबरल पार्टी के नेता ओगाटा ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया। इसका नाम रखा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी। और फिर ये ऐसे आई कि तब से एलडीपी जापान की सत्ता में बनी हुई है साहब। 1960 के बाद एलडीपी जापान की राजनीति में मजबूत होती गई। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए। इससे दुनिया में जापान की पैठ मजबूत हुई। अगले 2 डिकेड तक पार्टी की कमान इसाकू सातो के पास रही। वो 1964 से 1972 तक जापान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उनके टेन्योर में पार्टी अपने सबसे शानदार दौर में थी, लेकिन 70 के दशक के आखिर तक पार्टी की क्रेडिबिलिटी कम होने लगी। पार्टी का नाम करप्शन और स्कैम में आने लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी में फूट थी। पार्टी के अंदर के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे और गुट बना रहे थे। इसके बाद 1993 में पार्टी का लिबरल कंजर्वेटिव धड़ अलग हो गया। उसके 10 नेताओं ने मिलकर नई पार्टी बनाई, नाम रखा साकीगाके। इस पार्टी ने 6 और अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर एक अलायंस वाली सरकार बनाई, लेकिन 1994 में ये अलायंस टूट जाता है और फिर एलडीपी पावर में आ गई। पहली बार एलडीपी सत्ता से बाहर हुई थी। ऐसा एक मर्तबे और हुआ 2009 से 2012 तक। इस बीच जापान डेमोक्रेटिक पार्टी ने सरकार बनाई। वो एलडीपी का सबसे बुरा दौर माना जाता है। उस दौरान पार्टी के एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठने लगे थे। फिर सितंबर 2012 में शिंजो आबे ने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी को लगातार जीत दिलाई। वो 2012 से 2020 तक देश के प्राइम मिनिस्टर थे। आबे ने 2020 में खराब हेल्थ के चलते इस्तीफा दे दिया। फिर एक बरस के लिए योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर बने। आखिरकार 2021 का चुनाव एलडीपी ने फुमिया किशिदा की लीडरशिप में लड़ा। पार्टी के चुनाव जीता। किशिदा प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक चलने वाला था, मगर उससे पहले ही उन्होंने लीडरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इंडिया में ऐसा हो सकता है कि कोई पीएम करप्शन और स्कैम की वजह से कभी रिजाइन करेगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।